हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के आर्थिक तंत्र के बारे में। जहां पर आप देख रहे होंगे कोविड-19 के बाद कई इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हैं खुद को सही करने में, खुद की आर्थिक स्थिति सुधारने में। उसके बाद क्या आ जाता है, ये रसिया और यूक्रेन का वॉर आ जाता है, उनका युद्ध बीच में आ जाता है। और उस युद्ध के कारण जो क्रूड ऑयल के हालात होते हैं और जो यूरोप में गेहूं और अनाज की जो मंदी होती है और जो गैस के प्राइस बढ़ते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति अलग अलग देशों की प्रभावित होती है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि भाई यूरोप की हालत गड़बड़ाने से पूरे अलग अलग देश गड़बड़ा जाते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि जो आर्थिक तंत्र है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं इन वेस्टर्न कंट्रीज से और वर्तमान में चाइना से जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। अभी क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आता है वेस्टर्न कंट्रीज से, चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे फैक्ट्री लगाते हैं और फिर चाइना से माल क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो एक सैंपल सी प्रोसीजर। तो अभी क्या हुआ, कोविड-19 के कारण और रसिया यूक्रेन वॉर के कारण लोगों के पास जो खर्च करने वाली पूंजी है या जो सेविंग करने वाली पूंजी है, उसका जो अनुपात है वो बिगड़ गया है। जब आपके पास सेविंग कम होगी तो आप क्या करोगे, खर्च कम करोगे। आप फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के तहत अपनी सेविंग करके रखोगे कि भाई अभी खर्च नहीं करना है। जब आप खर्च नहीं करोगे तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, प्रोडक्ट नहीं खरीदे जाएंगे। जब प्रोडक्ट नहीं खरीदे जाएंगे तो कंपनियां उसको क्या करेंगी, बनाना कम कर देंगी। और जब कंपनियां बनाना कम कर देंगी तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो ले ऑफ करेंगी, मतलब लोगों को नौकरी से निकालेंगी। और ये जब लोग नौकरी से निकलेंगे तो वो हमारे आर्थिक तंत्र में गरीबी तक और मिडिल क्लास के नीचे ढकेल दिए जाएंगे। किसी की ईएमआई चल रही होगी, किसी का कुछ चल रहा होगा, लेकिन वो लोग फिर क्या हो जाते हैं, धरातल में चले जाते हैं जब उनकी नौकरी चली जाती है, लेकिन वो फिर भी आर्थिक तंत्र का पार्ट होते हैं। तो ये चीज पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या प्रोडक्ट दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो हाल ही में हुआ भी यही है। पूरे यूरोपियन कंट्रीज, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज की हालत पतली हो गई है इस आर्थिक स्थिति को देखकर। कहीं कहीं देशों की तो आर्थिक इकोनॉमी नेगेटिव में चल रही है, किसी की 2% से जीडीपी बढ़ रही है, किसी की 3% से, और सबके रिसेशन में जाने के हालात बन रहे हैं आगे आने वाले 1 साल में और 1.5 साल में, जो भी हो। तो हमें वर्तमान में क्या देखना है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि भारत की जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 7.2% से आगे बढ़ रही है। विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हो रही है भारत की जीडीपी की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हो रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्या, तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत ने लिबरलाइजेशन या अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया 1992 में। भारत का जो मोस्टली आर्थिक तंत्र था वो किस चीज पर बेस्ड था, वो था हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पर। एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड होने से होता क्या है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन दोनों ही भारत में हो जाता है। या तो गवर्नमेंट उसे खरीद लेती है या प्राइवेट कंपनियां खरीद लेती हैं, या नमकीन बनाई या जो फूड प्रोडक्ट से फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियां हैं वो अनाज खरीद लेती हैं। नो मैटर, वो सस्ते में खरीदती हैं, महंगे में खरीदती हैं, बेचती कैसी हैं अलग बात है, लेकिन व्यक्ति कभी खाना, कोई भी आदमी या कोई भी सोसाइटी खाना कभी नहीं छोड़ता। और यही रीजन है कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतने ज्यादा लोग नहीं हैं। उसका परिणाम हमारे सामने ये हुआ कि हमारे आर्थिक तंत्र पर इतना प्रभाव उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नहीं हुआ। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर रहे होते तो लोगों की परचेसिंग पावर से हम लोगों पर अफेक्ट आता। दूसरा एक और प्रमुख रीजन है हमारे भारतीय कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में, कि हम कम सुविधाओं में भी रहना जानते हैं। हम चीजों को कम सुविधाओं में भी मैनेज करना जानते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री जो इनको विकसित कहा जाता है, वहां पर अगर गवर्नमेंट उनसे ये कहती है कि हम आपकी बिजली काट दे रहे हैं 2 घंटे के लिए, उससे क्या होगा, हमारी एनर्जी सेव होगी और उससे पूरे के पूरे आर्थिक तंत्र पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको भी बिल पे कम करना पड़ेगा। तो वहां की जो जनता है वो क्या कहती है, नहीं, हमें पूरी बिजली दो, हमें सब्सिडी दो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है वहां पर, तो हमें पूरी सब्सिडी दो, लेकिन हमारी सुविधाओं में कमी मत करो।
मतलब किसी घर बंदे का घर का एसी अगर बंद हो गया है तो वो सरकार से ये मांग कर रहा है कि हमारे एसी का किराया आप दो, एसी का बिल आप दो, मुझे एसी बंद नहीं करना है। इस लेवल पर जब आदत पड़ जाती है आपको एक लग्जीरियस चीज़ों की, एक लग्जीरियस, और ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, कई बड़े बड़े उदाहरण आते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को फिर स्पेंड करना पड़ता है। और जब गवर्नमेंट का स्पेंड इन सब चीज़ों में, फ्री देने वाली चीज़ों में बढ़ जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसका क्या हो जाता है, लॉस होता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता तो लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। जैसे कि आप दिल्ली सरकार में देख रहे होंगे, बहुत सी चीज़ें हुई सिर्फ फ्री देने के, लेकिन आपने एक भी चीज़ नई क्रिएट की, एक भी चीज़ ऐसा नहीं बनाया जिसको आप ये क्लेम कर सके कि भाई हाँ ये आपकी उपलब्धि है। तो ये चीज़ें एक दूसरे से चलती हैं, और भारत जो आर्थिक रूप से किसानों पर या एग्रीकल्चर पर आधारित था, तो उसके कारण बहुत हद तक बच गया। रिसेशन में जाने सोचो, विश्व में सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है और रिसेशन तो दूर की बात है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि आखिरकार एग्रीकल्चर सेक्टर हमें किस लेवल पर मदद कर रहा है, और उसके कारण हमें कभी भी रिसेशन भी आ जाए, खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि बड़े बड़े विकसित देशों में हो जाती है कि ब्रेड के लिए भी लोग तरस रहे हैं, उसके लिए भी किसी और दूसरे लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, उन पर क्या है, डिपेंडेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, आपकी नज़रिए में कौन से कारण है जो भारत की इकोनॉमी कंटिन्यूसली बढ़ रही है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।